नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हमारे जो चर्चा का विषय होने वाला है वो एमए फर्स्ट सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर नंबर 1 के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। जिसका नाम है भारत का राजनीतिक इतिहास। इसमें हम खंड आ के बारे में देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसको हम अतलघुत्रीय प्रश्न के नाम से भी जानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है 15 से 18 के करीब करीब प्रश्न होंगे, उनको हम देखेंगे जो आपके परीक्षा में आने लगभग तय हैं, ठीक है। तो इनको आपको क्या करना रहेगा, रट लेना रहेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत का नामोल्लेख कीजिए, ठीक है। मतलब कैसे हमें पता चलता है कि हमारा इतिहास ऐसा रहा वैसा रहा, कैसे हम जान पाते हैं किसी चीज़ों के बारे में। तो उसके कुछ प्रमुख स्रोत बताने हैं। तो इसके प्रमुख स्रोत तीन ही हैं। पहले तो है साहित्यिक। साहित्यिक का मतलब ये हुआ जैसे कोई भी ग्रंथ पुराण लिख दिया गया हो तो उससे जो है हमें जो जानकारियाँ प्राप्त होती हैं उसको हम साहित्यिक का नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे रामायण महाभारत वगैरह वगैरह, ये इतिहास है नहीं, माने नहीं जाते क्योंकि इनके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, फिर भी हम मान ही लेते हैं, ठीक है। दूसरा आपका आ जाता है पुरातात्विक। पुरातात्विक का ये होता है जैसे मान लीजिए कहीं पे खनन हुई और वहाँ पे आपको कोई पुराना सामान मिला, चूड़ी मिली, जैसे अभी आपने देखा था हाथी के दांत मिले थे, और ये सारी चीज़ें जो मिलती हैं उनको हम पुरातात्विक का नाम दे देते हैं, ठीक है। और तीसरा जो आपका है विदेशी वृत्तांत, ठीक है। इसमें ये आपका महत्वपूर्ण है विदेशी वृत्तांत। इसमें आपके जैसे मान लीजिए कोई ऐसे लोग थे जो बाहर से आए थे, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा इब्न बतूता के बारे में सुन रखा होगा, ठीक है। हेरोडोटस के नाम पे, मेगास्थनीज के नाम पे, सबके नाम यहाँ पे आपको लगभग देखने को मिल जाएंगे। तो ये लोग जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ की प्रकृति के बारे में समझा, यहाँ के लोगों के बारे में समझा और उनके ऊपर एक पुस्तक लिख डाली। तो वहाँ से भी हमारे भारत के बारे में, इतिहास के बारे में पता चलता है, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है पुराण का महत्व आपको बताना है, महात्म बताना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे पुराण। पुराण का अर्थ है प्राचीन आख्यान, ठीक है। आख्यान, प्राचीन का मतलब होता है पुराना, तो पुराना आख्यान। इनकी संख्या 18 है। इनमें से मार्कंडेय, ब्रह्म, वायु, विष्णु तथा मत्स्य संभवतः प्राचीन पुराण है, ठीक है। इनको कहते हैं कि ये जो पुराण है ये लगभग आपको पुराने कहे जाएंगे या आप पुराने मान सकते हैं। शेष बाद की रचना है, ठीक है। आगे आप लिखेंगे पौराणिक, एक मिनट, हाँ, पौराणिक परिभाषा के अनुसार देखें तो इनमें मुख्य रूप से मत्स्य, मार्कंडेय, ब्रह्म, वायु, भविष्य, वामन, वाराह, विष्णु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुण, कुर्म, स्कंद, भागवत, उसके बाद ब्रह्म वैवर्त, उसके बाद ब्रह्मांड पुराण हैं, ठीक है। ये आपके 18 जाते हैं। इनके अतिरिक्त 18 उपपुराण भी हैं। कितने हैं? 18 आपके उपपुराण भी हैं। इनके मुख्यतः 5 विषय हैं। पहला सर्ग, दूसरा प्रतिसर्ग, तीसरा वंश, चौथा आपका मनवंतर और पांचवा आपका वंशानुचरित, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए, तीसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि मेगस्थनीज कौन था, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है, तो इस साल भी संभवतः पूछा ही जाएगा। तो आप लिखेंगे यूनान के राजदूत की हैसियत से भारत में आने वाले यात्रियों में मेगस्थनीज सर्वाधिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। यह सेलुकस के दूत के रूप में मौर्य शासक चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, ठीक है। किसके बारे में? चंद्रगुप्त के दरबार में ये आया था। कौन आया था? मेगस्थनीज आया था, ठीक है। इसने भारत के विषय में इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। इंडिका नाम की एक पुस्तक की रचना की, उसमें उसने जो है इंडिया के बारे में ही, भारत के बारे में ही सब कुछ बता रखा है। यह ग्रंथ 4 भागों में बांटा है। इनमें भारत देश, उसकी भूमि, जलवायु, पशु पक्षी, शासन पद्धति, रहन सहन, धर्म, कला आदि के बारे में विस्तार से लिखा गया है, ठीक है। तो आप इसके बारे में जान सकते हैं। अगला प्रश्न, चौथा नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेरोडोटस के बारे में। हेरोडोटस कौन था आपको यहाँ पे बताना है। तो प्राचीन इतिहास का जन्मदाता हेरोडोटस को माना जाता है। यह यूनानी इतिहासकार 481 से लेकर के 431 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। इसका ग्रंथ हिस्ट्रीज विश्व का प्रथम इतिहास ग्रंथ एवं यह प्रथम इतिहासकार माना जाता है। इससे ग्रंथ में हेरोडोटस ने भारतीय जातियों, विशेषकर उत्तर भारतीयों के विशेषों में बहुत सी बातें लिखी हैं। इसने लिखा है कि भारतीय दारा प्रथम को 360 टैलेंट सोना के रूप में, सोना कर के रूप में देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए, अगला प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है 5वां नंबर, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इस नाटक की रचना विशाख विशाख दत्त ने की थी। किसने की थी? विशाख दत्त ने की थी। इसका समय अनुमानतः चौथी सदी
ईस्वी का उत्तरार्ध अथवा पंचम शती का पूर्वार्ध माना गया है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा कालक्रम की दृष्टि से गुप्तकालीन होते हुए भी इसने मौर्य काल की ऐतिहासिक घटना का निरूपण किया गया है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे इस नाटक में राजनीतिक इतिहास के साथ साथ तत्कालिक राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सामाजिक दशा का भी पता चलता है। ठीक है, चलिए छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि षोडश महाजनपद के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लगभग 117 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक के युग को भारतीय इतिहास में जनपद या महाजनपद युग कहा जा सकता है। समस्त देश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जनपदों का तांता फैल गया था। ठीक है, आगे आप लिखेंगे इस प्रकार में से जनपद राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवनों की इकाई बन गए थे। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ अंगूतर में महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। किस प्रकार से प्राप्त होती है आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला आपका अंग, दूसरा मगध, तीसरा काशी, चौथा कौशल, पांचवा वज्जी, छठा आपका मल्ल और सातवां आपका चेदी, उसके बाद आठवां आपका वत्स और नौवां आपका कुरु, दसवां पंचाल, मत्स्य और सुरसेन, उसके बाद अस्मक और चौदहवां आपका अवंती और पांचवा आपका गांधार और 16वां आपका कंबोज जो है। ये आपके 16 महाजनपद यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, ये कहाँ से आपको मिला है तो बौद्ध ग्रंथ अंगूतर में इसकी रचना की गई है, इसके बारे में बताया गया है। चलिए सातवां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है बुद्धकालीन गणराज्यों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के अतिरिक्त 10 गणराज्य थे। ठीक है, ये बड़े सशक्त थे। बौद्ध साहित्य में इन गणराज्यों की सूची प्राप्त होती है। पहला आपका आ जाता है कपिलवस्तु के शाक्य। ठीक है, दूसरा आपका आ जाता है रामगाम के कोलिये, उसके बाद तीसरा आपका आ जाता है पावा के मल्ल, उसके बाद चौथा कुशीनार के मल्ल। ठीक है, और पांचवा जो आपका है, एक मिनट, पांचवा आपका आ जाता है मिथिला के विदेह और छठा आपका आ जाता है पिपल्लीवन के मोरिये। ठीक है, और सातवां आपका आ जाता है सुनस्मार सुनस्मार गिरी पर्वत के मग या फिर भग कह सकते हो। ठीक है, आठवां आपका आ जाता है अल्प कप की बुली और नौवां आपका आ जाता है केसपुत्र के कलाम और 10वां आपका आ जाता है वैशाली के लिच्छवी। ठीक है, तो ये आपको 10 यहाँ पे याद रखने हैं। इन गणराज्यों में कपिलवस्तु के शाक्य तथा वैशाली के लिच्छवी प्रमुख थे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए आठवां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है दक्षिण भारत में स्थित महाजनपदों के नाम बताइए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दक्षिण भारत में स्थित महाजनपदों में अस्मक, गंधार तथा कंबोज थे। ठीक है, ये आपके मुख्य 3 थे। आगे आपको लिखना होगा अस्मक महाजनपद दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, इसकी राजधानी पोतन थी। गांधार में तक्षशिला, कश्मीर, उसके बाद पश्चिमोत्तर प्रदेश शामिल थे। ठीक है, आगे आप लिखेंगे इसकी राजधानी तक्षशिला थी। कंबोज महाजनपद गांधार का पड़ोसी था। ठीक है, इसमें जम्मू कश्मीर के सीमांत प्रदेश तथा पामीर और बदख्शां, ठीक है, के भाग शामिल थे। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है खारवेल कौन था, आपको बताना है। तो आपको लिखना होगा उड़ीसा प्रांत के पूरे जिले में भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर उदयगिरी पहाड़ी पर हाथी गुम्फा अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख महामेघवाहन वंश के महाराजा खारवेल का उल्लेख करता है। ठीक है, जो कलिंग में सर्वशक्तिमान शासक के रूप में राज्य कर रहा था। हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल के शासनकाल में 13 वर्षों का वर्णन है। राजा होने के पूर्व खारवेल को अनेक प्रकार की शिक्षा दी गई थी। यह मुद्रा, गणना, व्यवहार, विधि इत्यादि विषयों में निपुण हो गया था। ठीक है, इसके बारे में अच्छी नॉलेज थी इसको। उसके बाद आपको लिखना होगा खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था, ये जैन धर्म को मानने वाला था। 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है पुरातात्विक स्रोत के रूप में अभिलेखों का महत्व आपको बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना होगा इसका प्रमुख कारण इनका समसामयिक और
तिथि युक्त होना, मतलब यहाँ पे कि कौन से महीने में बात हुई है और कौन सी तिथि को बात हुई है, ये सारी चीज़ें अभिलेखों में मिल जाती हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभिलेखों में राजाओं तथा व्यक्तियों के नाम, उनके वंश, कार्य, समसामयिक घटनाएं, तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। अभिलेख किस वस्तु पर उत्कीर्ण है, ठीक है, अभिलेख किस वस्तु पर उत्कीर्ण है, इस आधार पर उसके अनेक वर्ग हैं। शिलालेख, स्तंभ लेख, ठीक है, उसके बाद ताम्रपत्र लेख, उसके बाद गुहा लेख, फिर उसके बाद मूर्ति लेख, ये आदि सारे आते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख में मध्य एशिया में प्राप्त 400 ईसा पूर्व का बोगज कोई अभिलेख है। कौन सा है? बोगस कोई अभिलेख है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, 11वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, विदर्भ किस क्षेत्र को कहते हैं? तो आप लिखेंगे कालिदास के मालवी काग्निमित्र नाटक के अनुसार महाराष्ट्र के बरार क्षेत्र का पश्चिमी भाग विदर्भ कहलाता है। इसमें पायोशनी नदी की घाटी तथा ताप्ती नदी का मध्य भाग शामिल था, ठीक है। आगे आप लिखेंगे विदर्भ के निवासी को भोज कहते थे। क्या कहते थे? भोज कहते थे, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए, 12वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, गौतमी पुत्र कौन मेरे प्यारे दोस्त? गौतमी पुत्र सातकर्णी कौन था, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो आप लिखेंगे सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक सातकर्ण था। कौन था? सातकर्णी, ठीक है, सातकर्णी था। इसने शंको को पराजित कर अपने वंश का पुनरुद्धार किया, ठीक है। किसको पराजित किया था? शंको को पराजित किया था और फिर से अपने वंश का पुनरुद्धार किया था, मतलब फिर से उसको नए तरीके से स्टार्ट किया था। यह था गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। आगे आप लिखेंगे उसके पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलमामी। कौन मेरे प्यारे दोस्त? वशिष्ठ पुत्र पुलमामी के नासिक अभिलेख में उसकी सफलताओं का वर्णन मिलता है, मतलब कौन कौन सी विजय उसने प्राप्त की है उसके बारे में वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस अभिलेख के अनुसार सातकर्णी को सातवाहन कुल के यश को फिर से स्थापित करने वाला कहा गया है, ठीक है। आगे आप लिखेंगे इस कार्य को पूर्ण करने में उसे क्षत्रियों का मान मर्दन करना पड़ा तथा शक, यवन और पल्लवों का नाश करना पड़ा, ठीक है। फिर आगे आप लिखेंगे शक, यवन, पल्लव, निषूदंश, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए, 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सिमुक कौन था, आपको यहाँ पे बताना है। तो आप लिखेंगे सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। कहा गया है कि वह सुंगों की शक्ति को नष्ट कर तथा अंतिम कणों शासक सुशर्मा को मारकर राजा हुआ था। आगे आप लिखेंगे कि प्रारंभ में सिमुक कणों शासकों का सामंत था। पहले ये क्या हुआ करता था? ये जो सिमुक हुआ करता था, ये कणव शासकों का सामंत हुआ करता था। उसने कणव वंश के अंतिम शासक सुशर्मा का वध कर दिया, ठीक है। क्या किया? वध किया और सुंगों की अवशिष्ट शक्ति को नष्ट कर उनके राज्य अपने अधीन कर लिया। नासिक के आसपास का क्षेत्र भी उसके राज्य में था, ठीक है। फिर आगे आप लिखेंगे उसने मौर्य सत्ता को विघटित कर स्वतंत्र सत्ता कायम की। क्या किया? इसने मौर्य सत्ता को विघटित, उसको खत्म कर दिया और एक स्वतंत्र सत्ता जो है कायम किया, ठीक है। किसने किया था? तो आपको ध्यान में रखना है, सिमुक ने, ठीक है। चलिए, 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अजात शत्रु के शासनकाल की दो प्रमुख घटनाएं आपको बतानी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अजात शत्रु के एक साम्राज्यवादी शासक था। कौन सा था? एक साम्राज्यवादी शासक था। उसने अपने सफल युद्धों के परिणाम स्वरूप मगध राज्य की शक्ति को पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया। कहाँ तक पहुंचा दिया? पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया। उसका सर्वप्रथम युद्ध कौशल नरेश के साथ हुआ था। यह युद्ध बिंबिसार और कौशला देवी की मृत्यु के पश्चात काशी के प्रश्न पर हुआ था, ठीक है। किसके किसके? कौशला देवी और बिंबिसार की जब मृत्यु हुई थी तो उसके बाद ये हुआ था कि काशी किसके पास रहेगी, तो उसके लिए जो है ये युद्ध हुआ था, ठीक है। काशी के ऊपर जब प्रश्न उठा कि अब काशी किसकी है, काशी नगरी
महादेव की नगरी, उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे अंतोगत्वा कौशल नरेश ने आजाद शत्रु से संधि की। किससे की? आजाद शत्रु से कौशल नरेश ने जो है क्या कर ली? संधि कर ली। इसी के साथ ही दूसरी प्रमुख घटना वैशाली में युद्ध हो था। ठीक है, अब पहला तो आपने देख ही लिया जो काशी को लेकर के हुआ था। दूसरी जो प्रमुख घटना रही वो वैशाली से युद्ध जो था वो था। ठीक है, आगे आप लिखेंगे आचार्य शत्रु ने इस गण संघ में फूट डालकर वैशाली को अपने साम्राज्य का अंग बना लिया था। ठीक है, क्या किया था? पहले वहां पे फूट डाली, एक दूसरों के बीच में कंफ्यूजन पैदा की, उसके बाद जो है उसको जीत लिया और आराम से अपने में मिला लिया। चलिए 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था। ठीक है, आपको लिखना है कहा जाता है कि कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों में काफ़ी मतभेद हो गया था। ठीक है, तथा कई संप्रदाय उठ खड़े हुए थे। बौद्ध धर्म में घनिष्ठ रूप से संबंधित होने के कारण कनिष्क को इससे बड़ी ग्लानि हुई। ठीक है, क्या हुई? काफ़ी ज़्यादा उसको ग्लानि हुई चूँकि वो बौद्ध से जुड़ा हुआ था। अतः इन मतभेदों को दूर करने के लिए तथा बौद्ध धर्म का के प्रमाणिक साहित्य के संकलन एवं मीमांसा के लिए कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया। ठीक है, क्या किया? आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में किया था। ठीक है, कहाँ किया था? कश्मीर के कुंडल वन में। ये पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए 16 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि धनदेव के अयोध्या अभिलेख पर टिप्पणी कीजिए। तो आप लिखेंगे धनदेव के अयोध्या लेख, जो अयोध्या से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर अयोध्या फैजाबाद रोड पर रानूपाली नामक स्थान पर बाबा संगत बख्श, कौन? बाबा संगत बख्श की समाधि के पूर्वी द्वार पर मिला था। इसे मिला था में सेनानानी पुष्यमित्र द्वारा अश्वमेघ यज्ञ के संपादन का उल्लेख मिलता है। ठीक है, किसके द्वारा? पुष्यमित्र ने जो है अश्वमेघ यज्ञ का संपादन करवाया था, उसी का वहां पे आपको उल्लेख मिलता है। आगे आप लिखेंगे कौशलाधिपेन द्विर स्वमेघ यान स्वमेघ यान याजिनः, उसके बाद सेनापते पुष्यमित्रस्य तष्ठेन कौशिको कौशिको पुत्रेण धन। ठीक है, फिर आगे आप लिखेंगे धर्मराजा पिनुह देवस्य के केतनम कांसिम तम। ठीक है, इसकी इस तरीके से जो है आप वहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, वहाँ पे ये संस्कृत में लिखा हुआ है। चलिए 17 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है और आखिरी प्रश्न है कि मौर्यों की उत्पत्ति के दो प्रमुख स्रोत आपको बताने हैं। तो आप लिखेंगे मौर्यों की उत्पत्ति के दो प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला तो पुराण है। ठीक है, पुराणों के अनुसार मौर्य शूद्र थे। कौन थे? शूद्र थे। ततः प्रकृति राजनो भविष्य शूद्र योन्यः। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। इसके आगे शूद्र राजा होंगे। ठीक है, परंतु पुराणों के उक्त तर्क विश्वसनीय नहीं है। मतलब जो पुराणों में ये तर्क आपको देखने को मिल रहा है, ये विश्वसनीय नहीं है, आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि शुंग, कनौ और सातवाहन वंशों का उदय भी शिशुनाग वंश के पश्चात ही हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे आप अगर कहेंगे तो अगर जैसे वहाँ पे ये लिखा गया है कि मौर्य शूद्र थे और इसके बाद के जितने भी राजा आएंगे वो सभी शूद्र आएंगे, लेकिन वहाँ पे शुंग, कनौ, सातवाहन वंश जो हैं वो इन सभी के बाद में आए थे। तो किसके बाद में? शिशुनाग वंश के बाद में ही आए थे। तो इस प्रकार से आप उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो है दूसरा नंबर बताया जाता है रुद्र राक्षस। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि विशाखा दत्त कृत रुद्र राक्षस नामक ग्रंथ में भी मौर्यों को शूद्र सिद्ध करने की चेष्टा की गई है। कैसी चेष्टा की गई है? तो वहां पर भी उसने जो है मौर्यों को शूद्र बताने की कोशिश की है। ठीक है, फिर आगे आप लिखेंगे इसमें चंद्रगुप्त के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग, बिसल शब्द मिलता है। ठीक है, किसके लिए? चंद्रगुप्त के लिए ब्रिसल शब्द मिलता है। इस शब्द का प्रयोग शूद्र के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? शूद्र के लिए जो है ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पे चंद्रगुप्त के लिए जो है क्या किया जाता है? ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि उन्होंने मौर्यों को जो है शूद्र साबित करने का प्रयास किया। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।